हाय। जीके टुडे की इस नई प्रस्तुति में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स नाम के इस प्रोग्राम में हम आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद ज़रूरी करंट के किसी एक टॉपिक का हर दृष्टिकोण से विश्लेषण करते हैं और आपके सामने उस टॉपिक से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड के लिए हमारा टॉपिक है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अभी कल ही हमारे रक्षा मंत्री रूस के 3 दिवसीय दौरे पर मॉस्को पहुंचे हैं और यहाँ पर वे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने वाले हैं। इसके अलावा वे कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी सीएसटीओ और कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स यानी सीआईएस के सदस्य देशों के साथ भी मीटिंग करेंगे। रक्षा मंत्री वहाँ 5 सितंबर तक रुकने वाले हैं और अभी हाल बीते जून में भी रक्षा मंत्री रूस गए हुए थे, जहाँ पर 24 जून को उन्होंने विक्ट्री डे परेड में हिस्सा लिया था। विक्ट्री डे परेड रूस का नाजी जर्मनी के ऊपर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो जीत है उसी का एक प्रतीकात्मक जश्न है, जिसमें शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री पहुँचे थे वहाँ पर। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये मीटिंग इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। दरअसल बीते जून से ही इंडिया और चीन के बीच में बॉर्डर को लेकर लगातार टेंशन बना हुआ है और दोनों ही देश एससीओ के सदस्य देश हैं। वहाँ पर बैठक अगर होगी तो ये चीन, पाकिस्तान, इन देशों के भी रक्षा मंत्री वहाँ पहुँच रहे हैं। तो इस लिहाज से इस मीटिंग को थोड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि हो सकता है वहाँ पर कुछ ऐसी चर्चा हो, क्योंकि रूस हमेशा बैकग्राउंड में रह करके चीन और इंडिया के बीच में संबंध को हमेशा नॉर्मलाइज रखने की कोशिश कर रहा है ताकि दोनों के बीच में टेंशन ना बढ़े। वहाँ पर जैसा कि अभी डिफेंस मिनिस्टर के एक जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था वहाँ पर बताया गया था कि इसमें रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस जिसमें कि टेररिज्म हो गया, एक्सट्रीमिज्म हो गया, इस पर चर्चा हो सकती है और कलेक्टिवली इन समस्याओं से निपटा कैसे जाए उन तरीकों पर भी थोड़ी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा भारत रूस से S-400 मिसाइल की टाइम बाउंड डिलीवरी रिक्वेस्ट कर सकता है कि जो भी हमारी आपकी डील हुई है शायद 2021 के अंत तक इस मिसाइल की डिलीवरी होनी है, तो भारत ये रूस से रिक्वेस्ट करेगा कि इसको विद इन स्टिपुलेटेड फ्रेम ऑफ टाइम इसको डिलीवरी करे। यहाँ पर एक बात मैं और आपको बता दूँ, यही वो S-400 मिसाइल है जिसको लेकर अमेरिका को आपत्ति है कि भारत रूस से इस मिसाइल को लेकर कोई डील ना करे। खैर वो एक अलग बात है, इसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस बिंदु के अलावा रूस और भारत के बीच में AK-203 राइफल को लेकर भी कुछ डील फाइनलाइज हो सकती है, क्योंकि ये डील काफ़ी समय से पेंडिंग पड़ी हुई है। ये तो हुई ऐसी बातें जो कि अभी करंट में ये टॉपिक चर्चा में क्यों है ये बताने के लिए। अब आते हैं इस टॉपिक से जुड़ी कुछ बैकग्राउंड पॉइंट्स पर जो कि परीक्षा के लिहाज से ज़रूरी हो सकती हैं, जिसमें पहला सवाल है कि आखिर एससीओ है क्या। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना साल 2001 में चीन के शंघाई में की गई थी, इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है रशियन और चाइनीज। सिर्फ 2 लैंग्वेज इसके ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। दरअसल एससीओ के पहले शंघाई 5 नाम का एक संस्था होती थी जिसके 5 सदस्य देश थे, जिसमें कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान शामिल थे। बाद में इसमें उज़्बेकिस्तान भी शामिल हो गया और उज़्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद इस संस्था का नाम बदल कर रख दिया गया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। दरअसल शंघाई 5 को इसलिए बनाया गया था कि जो बाकी जो 5 सदस्य देश थे शंघाई 5 के, उनके बीच में बॉर्डर को लेकर के या बॉर्डर पर मिलिट्री प्रेजेंस को लेकर लगातार कुछ न कुछ टेंशन बना रहता था। तो इन सब मुद्दों को बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश में शंघाई 5 बनाया गया। बाद में इसका दायरा बढ़ता चला गया और ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया 2001 में आकर के। अब इसका चार्टर क्या कहता है। चार्टर यानी किसी भी संस्था का नियम कानून, संस्था कैसे फंक्शन करेगी, इसका गाइडिंग प्रिंसिपल क्या होगा, ये तमाम बातें चार्टर में अब मेंशन की जाती हैं। तो एससीओ का चार्टर जून 2002 में साइन किया गया था और 2003 में ये इफेक्टिव हुआ था, मतलब प्रभाव में आया था। इस चार्टर में एससीओ के फंडामेंटल स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट
जिसमें कि ये लिखा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसकी कोर एक्टिविटीज़ क्या होंगी। ये तमाम बातें एससीओ के चार्टर में मेंशन की गई हैं। अब आते हैं इसके गाइडिंग प्रिंसिपल पर। गाइडिंग प्रिंसिपल क्या होगा एससीओ का? तो एससीओ के गाइडिंग प्रिंसिपल दो पार्ट में बांटे जा सकते हैं। पहली इसकी इंटरनल पॉलिसी कैसी होगी, दूसरा एक्सटर्नल पॉलिसी कैसा होगा। इंटरनल पॉलिसी में जो इसके गाइडिंग प्रिंसिपल होंगे उसको यानी एक म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए सदस्य देशों के बीच में, उनके बीच में आपस में जो भी डील होगी, बात होगी, वो म्यूचुअल बेनिफिट की बातें होंगी, यानी इक्वालिटी होगी इन सदस्य देशों के बीच में। किसी भी मुद्दे को लेकर एक दूसरे से एक परामर्श होगा, कंसल्टेशन होगा, एक दूसरे के कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए रिस्पेक्ट होगा और एक कॉमन डेवलपमेंट, यानी सारे सदस्य देशों के बीच में एक कॉमन डेवलपमेंट के उद्देश्य से यह संस्था काम करेगी। इसका गाइडिंग प्रिंसिपल कहता है। और एक्सटर्नल पॉलिसी के लिहाज से नॉन अलाइनमेंट इसका पहला सिद्धांत है, यानी किसी भी तरह के गुटबाजी में शामिल नहीं होना है, किसी तीसरे देश को अनायास फालतू में टारगेट नहीं करना है और एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है। ऐसा नहीं कि संस्था जिस उद्देश्य से, जिस मकसद से बनाई गई है, उसकी आड़ में कुछ दूसरा खेल खेला जा रहा हो। एक ट्रांसपेरेंसी बनाई रखी जाएगी, ऐसा इसका गाइडिंग प्रिंसिपल कहता है एससीओ का। वर्तमान में एससीओ के 8 सदस्य देश हैं, जिसमें इंडिया, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। इनमें से 6 देश ऐसे हैं जो इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे, जैसे कि कजाकिस्तान, चीन, किर्गिज रिपब्लिक, रूस, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। जून 2017 में हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल की एक मीटिंग हुई अस्ताना में, जहां पर भारत और पाकिस्तान को एससीओ के फुल मेंबर का दर्जा प्रदान किया गया, यानी भारत और पाकिस्तान 2017 से एससीओ के फुल मेंबर बने। इसके अलावा इस संस्था में ऑब्जर्वर स्टेट्स और डायलॉग पार्टनर्स भी शामिल हैं। ऑब्जर्वर स्टेट्स मतलब होता है कि यह भी सदस्य देशों जैसे ही इनके साथ व्यवहार किया जाएगा, लेकिन ये महत्वपूर्ण डिसीजन जैसे कि वोट करना उस संस्था में या फिर रेजोल्यूशन प्रपोज करना, ऐसा काम ऑब्जर्वर स्टेट्स को अधिकार इनका नहीं है। वो सिर्फ चर्चा कर सकते हैं, डेलिब्रेशन दे सकते हैं, ये सारे काम करेंगे, लेकिन वोट देना, रेजोल्यूशन देना, प्रपोज करना, ये सब काम ऑब्जर्वर स्टेट्स नहीं कर सकते। मौजूदा वक्त में एससीओ के 4 देश ऐसे हैं जिनको ऑब्जर्वर स्टेट्स का दर्जा मिला हुआ है, जिसमें अफगानिस्तान, बेलारूस, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और रिपब्लिक ऑफ मंगोलिया शामिल है। यानी ये 4 देश ऐसे हैं जिनको ऑब्जर्वर स्टेट्स का दर्जा एससीओ ने दिया हुआ है। इसके अलावा एससीओ में डायलॉग पार्टनर्स भी शामिल हैं। डायलॉग पार्टनर्स ऐसे देशों को ये दर्जा दिया जाता है जिनके साथ एक कंसल्टेटिव रिलेशनशिप हो, यानी एससीओ के सदस्य देशों के साथ और डायलॉग पार्टनर्स के बीच में कोई कॉमन इंटरेस्ट हो गया या कॉमन इंटरेस्ट की कोई दूसरी जो बातें हैं उस पर चर्चा करने के लिए इन देशों को इनवाइट किया जाता है, इनको डायलॉग पार्टनर्स बोला जाता है। डायलॉग पार्टनर्स में इसके 6 देश शामिल हैं, जिसमें कि अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, टर्की और श्रीलंका का नाम आता है। अब अगला सवाल है कि एससीओ के मेन गोल क्या हैं, मूल ऑब्जेक्टिव, मूल उद्देश्य, मूल मकसद क्या है एससीओ का। तो एससीओ के चार्टर में जो इसका मेन गोल लिखा गया है उसमें जैसा कि मैंने एससीओ के वेबसाइट पे पढ़ा है, उसमें बताया गया है सबसे पहला जो है स्ट्रेंथनिंग म्यूचुअल ट्रस्ट एंड नेबरलीनेस अमंग द मेंबर स्टेट्स, यानी सदस्य देशों के बीच में एक आपसी विश्वास और पड़ोसी धर्म की भावना विकसित करना इनका पहला गोल है। दूसरा ये है कि पॉलिटिक्स, ट्रेड, इकोनॉमी, रिसर्च, टेक्नोलॉजी और कल्चर के मामले में, संस्कृति के मामले में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। दूसरा हो गया, तीसरा एजुकेशन यानी शिक्षा, एनर्जी यानी ऊर्जा, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और दूसरे इस तरीके के जो एरियाज है उसमें भी आपसी सहयोग को बढ़ावा देना, ये इनका मकसद है तीसरा। और चौथा, पूरे इलाके में जो कि एससीओ के सदस्य देश हैं उस पूरे रीजन में, चाहे यूरेशियन रीजन हो, सेंट्रल एशियन रीजन हो या फिर
साउथ एशियन रीजन हो, जो भी सदस्य देश हैं, इनके बीच में शांति, सुरक्षा और स्थायित्व बनाए रखना, इसके लिए एक ज्वाइंट एफर्ट करना, कलेक्टिव प्रयास करना, यह भी इसका एक उद्देश्य है। और लास्ट जो इसका एक मकसद लिखा गया है इसके चार्टर में, वो ये कि डेमोक्रेटिक, फेयर और रैशनल एक नया मेकिंग एफर्ट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक, फेयर एंड रैशनल न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था विकसित करनी है जहां लोकतंत्र हो, जहां निष्पक्षता हो, जहां तार्किकता हो। तो ये एससीओ के चार्टर के मुताबिक एससीओ के मेन गोल होंगे जिसके लिए एससीओ काम करेगा। इसके अलावा एक नज़र डाल लेते हैं कि एससीओ का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है। तो एससीओ के अंदर कई ढेर सारी दूसरी छोटी छोटी बॉडीज़ हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है द हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल। यह एससीओ की एक ऐसी बॉडी है जो कि सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है। यह साल भर में एक बार इसकी मीटिंग होती है और यह महत्वपूर्ण फैसले लेने, दिशा निर्देश जारी करने और संस्था से जुड़े जो दूसरे महत्वपूर्ण मामले हैं उनके बारे में फैसले लेती है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल यानी HGC। ये एक दूसरी बॉडी है, यह भी साल भर में एक बार मिलती है और ये संस्था के मल्टीलेटरल कोऑपरेशन स्ट्रेटजी एंड प्रायोरिटी एरियाज यानी बहुपक्षीय सहयोग की रणनीति कैसी होगी और किन बिंदुओं पर पहले काम किया जाए, यानी किन को प्राथमिकता देनी है, ताकि उसकी मदद से जो मौजूदा इकोनॉमिक और कोऑपरेशन इशूज हैं इनको रिजॉल्व किया जा सके। इन सब बिंदुओं पर चर्चा करती है ये HGC। हाँ, HGC का एक महत्वपूर्ण काम यह भी है कि यह ऑर्गेनाइजेशन का एनुअल बजट भी अप्रूव करती है, यानी ये तय करती है कि बजट कितना होगा और किस सोर्स में, किस हेड में कितना फंड एलोकेट होगा। अभी आने वाले 30 नवंबर को भारत में इसी HGC की मीटिंग भारत इंडिया होस्ट करने वाला है, जहां पर भारत की योजना है कि वो ट्रेड और इकोनॉमिक एजेंडा को लेकर के कुछ न कुछ चर्चा करें। पूरे ग्रुप में जो कॉमन ट्रेड और इकोनॉमिक एजेंडे हैं जिस पर भारत चर्चा करना चाहेगा आने वाले 30 नवंबर को। इसके अलावा इस संस्था में दूसरी भी कई मीटिंग्स आयोजित की जाती है, जैसे कि हेड्स ऑफ पार्लियामेंट हैं जो तमाम सदस्य देशों के, सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरीज हैं, मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, इमरजेंसी रिलीफ, इकोनॉमी, ट्रांसपोर्ट, कल्चर, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। इन तमाम मामलों के जो मंत्री हैं सदस्य देशों के, इनके बीच में मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है और इसी के तहत अभी रक्षा मंत्री रूस पहुँचे हैं और रक्षा मंत्रियों की एक बैठक है वहाँ पे। इसके अलावा इन सदस्य देशों के जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके हेड्स की मीटिंग, सुप्रीम कोर्ट हैं जो सदस्य देशों के, उनके जो जजेज हैं या जो पदाधिकारी हैं उनकी मीटिंग, और प्रोसिक्यूटर्स जनरल हैं जैसे भारत में अटॉर्नी जनरल हो गए, इस तरीके के जो दूसरे बड़े पदाधिकारी हैं उनकी मीटिंग भी आयोजित की जाती है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण संस्था है एससीओ में जिसका नाम है रैट्स यानी रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। यह संस्था आतंकवाद, अलगाववाद और एक्सट्रीमिज़म यानी उग्रवाद या अतिवाद से जुड़े दूसरी समस्याओं से निपटने के लिए काम करती है। एक्सट्रीमिज़म का एग्जांपल आप समझ लीजिए जैसे भारत में नक्सलवाद हो गया। और इसके अलावा एससीओ सेक्रेटेरिएट है जो कि बीजिंग में मौजूद है। इसका काम होता है कि इंफॉर्मेशनल, एनालिटिकल और ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराना। अब सवाल ये उठता है कि एससीओ आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों, इसकी अहमियत क्या है एससीओ की, इसकी ताकत क्या है एससीओ की। तो सबसे पहला जो इसकी ताकत है वो है कि इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रांस रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 44% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। यानी इसके सदस्य देशों में दुनिया की 44% आबादी निवास करती है। यानी आप ये समझिए कि एक बड़ा हिस्सा ऐसा है आबादी का जो इनके एससीओ के सदस्य देशों में रहता है। इसी से इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाया सकता है। बात इसकी अगर जोग्राफिकल दायरे की करें तो आर्कटिक ओशन से लेकर के ऊपर नीचे इंडियन ओशन तक, और इधर वेस्ट में पैसिफिक, ईस्ट में पैसिफिक ओशन से लेकर के बाल्टिक सी तक इसका एक जोग्राफिकल एक्सटेंट है। इसका जो एक स्ट्रेटजिकल इम्पोर्टेंस भी है, यानी ये पूरा रीजन जो है वो
सेंट्रल एशिया को कंट्रोल करने के लिहाज से या फिर अमेरिकन इन्फ्लुएंस जो पूरे रीजन में है उसको कंट्रोल करने के लिहाज से भी एससीओ की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें लगभग वर्ल्ड ग्लोबल जीडीपी का 20% हिस्सा एससीओ के सदस्य देशों द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है। करीब 22% वर्ल्ड्स लैंड मास इसके दायरे में आता है, यानी दुनिया भर का जो 22% हिस्सा जो जोग्राफिकल दायरा मैंने बताया था लैंड मास के नज़रिए से देखें तो एससीओ कवर करता है। इसके अलावा नाटो जिस मकसद से बनाया गया था, अमेरिका ने बनाया था, उसको काउंटर करने के नज़रिए से एससीओ बनाया गया। यानी एससीओ को नाटो के यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के काउंटर वेट के रूप में देखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एससीओ की राह बड़ी आसान है, इसके इतने अच्छे अच्छे उद्देश्य, इनका पूरा फंक्शनिंग, इनके चार्टर में इतनी अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं, तो ये चैलेंजेस फ्री है ऐसा कहना बहुत मुश्किल है। इसकी एससीओ के राह में भी काफ़ी चैलेंज है, जिसमें जो सबसे पहला है कि जिन मकसद को लेकर एससीओ चला है, जिसमें टेररिज्म पर लगाम लगाने की बात हो, एक्सट्रीमिज्म पर लगाम लगाने की बात हो, या सेपरेटिज्म को रोकने की बात हो, या फिर ड्रग ट्रैफिकिंग रोकना हो, या छोटे छोटे आर्म्स एंड एम्यूनिशन वेपन्स ट्रैफिकिंग की बात हो, इलीगल इमिग्रेशन की बात हो, इन सब पर लगाम लगाना काफ़ी टेढ़ी खीर है। इतना आसान नहीं है जितना कि कहना आसान है, करना उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है। दूसरा जो एससीओ की राह में मुश्किल है वो ये, इसके सदस्य देशों के बीच में काफ़ी डाइवर्सिटी है। हिस्ट्री के टर्म्स में देख लीजिए, उनके बैकग्राउंड के टर्म्स में देख लीजिए, लैंग्वेज के टर्म्स में देख लीजिए, इन सदस्य देशों के नेशनल इंटरेस्ट अलग अलग हैं, वहाँ पे सरकारों की व्यवस्था अलग अलग है। भारत में अगर जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है तो चीन में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, या दोनों सदस्य देशों की आर्थिक स्थिति अलग अलग है, उनका कल्चर अलग अलग है। तो ऐसे में एससीओ के सदस्य देशों के बीच में एक कॉमन डिसीजन बनाना, एक कंसेंसस बनाना काफ़ी मुश्किल काम है। इसके बाद आता है कि आखिर इंडिया के लिए एससीओ इतना सिग्निफिकेंट क्यों है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है इंडिया के लिए कि सेंट्रल एशियन रीजन में या फिर यूरेशियन रीजन में अगर भारत को अपनी कनेक्टिविटी प्रमोट करनी है, अपनी कनेक्टिविटी बनानी है, अपने बॉर्डर्स पर स्टेबिलिटी बनानी है। अभी हाल में आप देख लीजिए कि चाहे चीन हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, इन सब ने एक भारत विरोधी स्वर गाना शुरू कर दिया था। तो अगर पूरे बॉर्डर रीजन में भारत को स्थायित्व बनाए रखना है तो भारत को रीजनल इंटीग्रेशन पर ध्यान देना होगा, और एससीओ इस रीजनल इंटीग्रेशन के लिहाज से काफ़ी एक महत्वपूर्ण संस्था साबित हो सकती है। दूसरा पॉइंट जो है कि भारत के सामने चाहे आतंकवाद हो, चाहे उग्रवाद हो, जैसे नक्सलवाद हो गया, या दूसरी संस्थाएं जो है नॉर्थ ईस्ट में ढेर सारी एक्टिव हैं, कश्मीर में जो सेपरेटिस्ट एक गुट एक्टिव है, इन सबको लगाम लगाने के लिए रैट्स की मदद भारत ले सकता है। और मदद अब कैसे ले सकता है, जैसे कि इंटेलिजेंस शेयरिंग हो गया, लॉ एनफोर्समेंट की टेक्निक ले सकता है या फिर मदद ले सकता है, और बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए क्या होनी चाहिए, महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजीज़ क्या होनी चाहिए, इन सब को लेकर के भारत रैट्स से मदद ले सकता है। और दूसरा, भारत एक और समस्या से जूझ रहा है, वो ड्रग ट्रैफिकिंग। चाहे गोल्डन क्रिसेंट हो, चाहे गोल्डन ट्रायंगल हो, दोनों तरफ से भारत के ईस्ट और वेस्ट में ये भारत का जो जोग्राफिकल लोकेशन है काफ़ी सेंसिटिव है ड्रग ट्रैफिकिंग के लिहाज से, और आर्म्स एंड एम्यूनिशन की जो ट्रैफिकिंग स्मगलिंग होती है, इन दोनों समस्याओं से निपटने के लिए भी एससीओ की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है भारत के लिए। और तीसरा होता है जो बिंदु है जिसमें भारत को एससीओ से मदद मिल सकती है, वह है एनर्जी। देखा जाए तो भारत एक एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है, यहाँ पे ऊर्जा की कम संभावनाएं हैं। संभावनाएं इन द सेंस, जैसे पेट्रोलियम वगैरह आप देखिए तो भारत में काफ़ी कम है इनके रिसोर्सेज, जबकि एससीओ के जो दूसरे सदस्य देशों, चाहे सेंट्रल एशियन रीजन हो गया, रूस हो गया, ये तमाम देश ऐसे हैं जो एनर्जी रिच कंट्रीज हैं। तो अगर भारत इनसे अपना बेहतर इंटीग्रेशन करता है, बेहतर कनेक्टिविटी डेवलप करता है, बेहतर संबंध रखता है एससीओ के ज़रिए, तो वो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को थोड़ा और आसानी से पूरी कर सकता है। यानी एससीओ भारत की रीजनल डिप्लोमेसी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और
दूसरे जो महत्वपूर्ण भारत की इंटरनेशनल परियोजनाएं हैं, जैसे तापी हो गया, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन, और आईपीआई पाइपलाइन हो गया, ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन, इन सब में भी एससीओ की भूमिका से इनकार नहीं किया सकता। काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी अहम भूमिका है एससीओ की। बात अगर ट्रेड की करें तो डायरेक्ट एक्सेस सेंट्रल एशिया तक भारत का न होना भारत के लिए सबसे एक महत्वपूर्ण बाधक है। किस लिहाज से? वो सेंट्रल एशिया और इंडिया के बीच में ट्रेड के लिहाज से भारत का कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, और एससीओ इसी डायरेक्ट एक्सेस का एक गेटवे बनने जा रहा है, मतलब गेटवे के तौर पर है। यानी एससीओ को अगर भारत एससीओ में अपनी बेहतर पहुंच बनाता है तो सेंट्रल एशिया के मार्केट में भी उसकी भारत की अच्छी पहुंच हो जाएगी, न केवल मार्केट बल्कि सप्लायर और कंज्यूमर दोनों के लिहाज से। सेंट्रल एशियन रीजन से भारत की दूसरी जो इकोनॉमिक टाइज हैं वो आईटी को लेकर हो सकता है, टेलीकम्युनिकेशन को लेकर हो सकता है, बैंकिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के जो टाइज हैं। इस लिहाज से सेंट्रल एशिया भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रीजन साबित हो सकता है। एससीओ इसका गेटवे है। जियोपॉलिटिकली अगर हम देखें तो भारत की एक पॉलिसी है इंडियाज एक्सटेंडेड नेबरहुड, यानी जो इंस्टेंट नेबर हैं भारत के, उसके अलावा थोड़ा और दायरा बढ़ाते हुए भारत ने एक्सटेंडेड नेबरहुड की पॉलिसी अपनाई, और सेंट्रल एशिया उसका एक हिस्सा है। इसीलिए भारत अपना एक कनेक्ट सेंट्रल एशियन पॉलिसी परस्यू करना है, तो सेंट्रल एशिया को तो भारत को साधना ही होगा, और उसके लिए सबसे आसान रास्ता अभी एससीओ दिख रहा है, और इसके लिए भारत तमाम कोशिशें भी कर रहा है। अभी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को भारत काफ़ी अहमियत दे रहा है, ताकि वो रिसोर्स रिच सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ तक अपनी पहुंच बना सके। और पूरे यूरेशियन रीजन में अगर भारत यहाँ सेंट्रल एशिया रीजन में अपनी बढ़त बनाता है, अपनी पहुंच बनाता है सॉफ्ट पावर के ज़रिए, तो चाइना की जो पिछले कुछ सालों से यूरेशियन रीजन में जो एक धमक बढ़ती जा रही है, उसको काउंटर करने के लिए भारत एससीओ के ज़रिए सेंट्रल एशियन रीजन में, यूरेशियन रीजन में अपनी बेहतर पहुंच बना सकता है और चाइना को काउंटर कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, एससीओ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर भारत अपने परंपरागत मित्र, बहुत पुराने दोस्त रूस को भी साध सकता है, और साथ ही साथ अपने बहुत पुराने धुर विरोधी चीन और पाकिस्तान को भी साध सकता है, क्योंकि ये दोनों देश भी एससीओ के सदस्य देश हैं। इसके अलावा भारत, ऐसा नहीं है कि एससीओ में सब कुछ, सारा राह आसान है भारत के लिए, वहाँ पे थाली में तैयार करके सब कुछ रखा गया है, भारत पहुँचते ही सब कुछ हार्नेस कर लेगा। एक्चुअली क्या है कि इस मेंबरशिप में भारत के लिए कुछ दिक्कतें भी हैं, जरा उन दिक्कतों पर भी नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहला ये कि चाइना और रूस एससीओ के फाउंडिंग मेंबर्स हैं। इतना ही नहीं, ये दोनों देश, जितने की सदस्य देश हैं 8 सदस्य देशों के बीच में डोमिनेंट पावर्स हैं। ऐसे में भारत का 2017 में, यानी काफ़ी बाद में वहाँ पहुँचना भारत के लिए एक सेकेंडरी रोल में आ सकता है। तो भारत को सबके बराबर अपनी भूमिका बनाना, थोड़ा सा भारत को मेहनत ज़्यादा करना होगा इस फील्ड में, इस लिहाज से। तो पहली मुश्किल तो भारत के सामने ये हो गई। दूसरा ये हो गया कि पिछले कुछ सालों से आप देखिए भारत का एक वेस्टवर्ड इंक्लिनेशन, यानी पश्चिम की तरफ भारत का झुकाव बढ़ा है, जिसमें सबसे ज़्यादा आप देखिए अमेरिका के साथ भारत की एंगेजमेंट काफ़ी बढ़ गई है। जबकि एससीओ को एक ऐसे संस्था के रूप में देखा जा सकता है, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखा जाता है जो कि एंटी वेस्टर्न एक अप्रोच लेके चलता है, यानी नेटो को काउंटर करने के लिए इसको बनाया गया। और अमेरिका के जो दूसरे राइवल कंट्रीज हैं, चाहे चीन हो चाहे रसिया हो, ऐसे देश इसके सदस्य हैं, डोमिनेंट पावर्स हैं जो कि तो इसका जो अप्रोच है वो एंटी वेस्टर्न के रूप में देखा जाता है। तो भारत के सामने मुश्किल एक ये होगी, धर्म संकट ये होगा कि अपने वेस्टर्न जो इनके दोस्त हैं या जिनके साथ ऐसे देश जिनके साथ भारत की एंगेजमेंट बढ़ी है और एससीओ, दोनों के बीच में संबंधों को संतुलन करना भारत के लिए काफ़ी मुश्किल का काम होगा। और तीसरा जो ये कि पाकिस्तान और भारत दोनों को साथ साथ एससीओ की सदस्यता मिली है। अब भारत एससीओ के ज़रिए अगर कोई अपनी बात, अपना काम साधना चाहेगा तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान उसमें रोड़ा अटका सकता है, एक संभावना। तो पाकिस्तान को हर मुद्दे पर राजी करना या अपनी बात बिना पाकिस्तान के विरोध के मनवा लेना भी भारत के लिए एक टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। तो ये थी आज की एससीओ यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी ढेर सारी बातें जो आपके एग्जाम के लिहाज से ज़रूरी हो सकती हैं। आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। बाय बाय।